हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि जेई अभ्यास सीरीज अपना इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। जितने भी अपने जेई के जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जेईएन में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे पीवाईक्यू को यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे पहले मैकेनिकल में आप जान रहे हो पावर प्लांट शुरू किया गया था, और पावर प्लांट में हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर लिया है? बॉयलर ख़त्म कर लिया। बॉयलर के बाद हम लोगों ने स्टीम टरबाइन ख़त्म किया, स्टीम नोजल ख़त्म किया, और अब हम लोग स्टीम पावर प्लांट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रैंकाइन साइकिल पे बातें की थी। और रैंकाइन साइकिल में हम लोगों ने सबसे पहले एनालिसिस किया था रैंकाइन साइकिल में कैसे उसका वर्क डन निकालते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं कैसे हीट निकालते हैं उसमें, और उसके बाद उस पर वर्क रेशियो निकाला था हम लोगों ने, बैक वर्क रेशियो निकाला था, इफिशियंसी निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने उस पर बात किया था यार कि कैसे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस किया था, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज किया था, और सुपर हीट किया था, रीहीट किया था। हमारा एक टॉपिक उसमें बच गया था रीजनरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि ये रैंकाइन साइकिल से कोई भी आप जेईएन एग्ज़ाम देख लो, चाहे जो भी एग्ज़ाम रहा हो आज तक का, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, उसमें रैंकाइन साइकिल से एक या दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आने की इसी से रहती, रीजनरेशन से। रीजनरेशन से क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग, और इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज ये पूरी तरीके से आपका जो स्टीम पावर प्लांट है ना, रैंकाइन साइकिल, वो खत्म हो जाएगा। तो समझो आपका जो, अगर अभी तक आपने बॉयलर सीरीज नहीं देखी, आपने स्टीम नोजल नहीं देखा, स्टीम टरबाइन नहीं देखा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म किया गया, और जितने भी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है ना, जितने भी आने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन, सारे को डिस्कस किया है मैंने पीवाईक्यू के थ्रू कि ये पूछा जा चुका है और ये पूछेगा। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसको पहले देख लो। यार 67 क्वेश्चन बॉयलर में खत्म किया है, 67। परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, माउंटिंग्स, एसेसरीज, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और जितने क्वेश्चन उसके आए, और एक टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है यार, सेम टाइप का, जितनी वैरायटी बन सकती है उस सारे क्वेश्चन को फिनिश किया है उसमें। तो अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप वहां पे जितने भी ये बॉयलर सीरीज है, स्टीम टरबाइन सीरीज, सब दे रखा है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम जाओ, टेलीग्राम से आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और पेपर यार अब आने वाला है एसएससी जेईई का, एकदम अब कुछ बचा नहीं। अक्टूबर में पेपर है, अक्टूबर 9, 10, 11 अक्टूबर डेट आ गई। तो अब लग जाओ। आप एक एक मिनट आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना यार, एक एक मिनट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट मत करो। अंडरग्राउंड हो जाओ और अपना पूरी एनर्जी, पूरा फोकस एग्जाम में दो। और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, कुछ भी छोड़ा नहीं है पीवाईक्यू में। पावर प्लांट का वेटेज 25 से 30 क्वेश्चन का रहा है, और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है मैक्सिमम कवर है, मैक्सिमम। इसमें सिर्फ अभी कंप्रेशर बचा है बस। बाकी आपने सोचो, मैंने स्टीम नोजल खत्म किया है यार। स्टीम नोजल के 30 क्वेश्चन मैंने करा है, उससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तक का क्वेश्चन मैंने कराया, और वो आया हुआ है, लोग छोड़ के जाते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। वो सिंगल वीडियो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, आप अगर देखोगे ना, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैकेनिकल की स्थिति ऐसी है ना, आप क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क ले नहीं सकते यार। मैंने पहले भी बताया है कि 100 क्वेश्चनों में आपको 80 क्वेश्चन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। तो उसी कड़ी में आज बढ़ते हैं और रीजनरेटिव साइकिल स्टार्ट करते हैं। रीजनरेशन साइकिल में बात करते हैं। सबसे पहले यार, रीजनरेशन का मतलब क्या है? ये मेथड ऑफ परफॉर्मेंस तो हम लोग कर ही रहे थे। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस में हम लोगों ने जैसे कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज किया था, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज किया था। तो इन दोनों में यार एफिशिएंसी तो बढ़ रही थी, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें जो मॉइस्चर था वो बढ़ रहा था, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो रही थी। और इससे क्या हो रहा है कि जो ब्लेड लगी होती है ना टरबाइन में, वो इरोजन के कारण करोजन हो जाता है उसमें, ये दिक्कत वहां पे आती थी। तो इसका निवारण हम लोगों ने सुपर हीट में किया था। सुपर हीट में क्या किया था कि इफिशियंसी तो हमारी बढ़ रही थी, लेकिन उसमें जो ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ रहा था, उसमें जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा था। तो रीजनरेशन क्यों करते हैं? रीजनरेशन में क्या होता है ना कि जो वेस्ट हीट होती है
वेस्ट हीट को यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट हीट को यूटिलाइज करते हैं। समझ रहे हो आप बात को? रीजनरेशन, जब भी रीजनरेशन का वर्ड यूज आएगा तो आप समझो उसमें कि किसी हीट को वहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट हीट को। जैसे यहां पे जो निकल रहा है ना, यहां पे इस वेस्ट हीट को फिर से यूटिलाइज कर रहे हैं। और रीजनरेशन का अपना जो मेन एम होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सारी बातें, जो सिर्फ एग्जाम में आएगा, जो पॉइंट सिर्फ एग्जाम में आएगा वही बता रहा हूं, और कुछ भी आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जो पॉइंट आपको एग्जाम में आएगा ना, उस चीज को आप जानो क्या आएगा। रीजनरेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारा मेन एम क्या होता है रीजनरेशन? मेन एम अपना जो रीजनरेशन में होता है, रीजनरेशन में जो अपना मेन एम होता है, क्या होता है? रीजनरेशन में मेन एम होता है कि ये जो क्यू सप्लाइड है ना यार, इसको डाउन करो, क्यू सप्लाइड, क्यू इन को डिक्रीज करो, और टी मीन एडिशन को इंक्रीज करो। ये अपना रीजनरेटिव में मेन फोकस होता है। इस चीज को पहले आप ध्यान रखो, ये मेन फोकस है, इस पे काम करना है कि हमको क्यू सप्लाइड को कम करना है और अपना टी मीन एडिशन को बढ़ाना है। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो अपनी इफिशियंसी है ना यार रैंकाइन की, एक तो ये होती है WT माइनस WP अपॉन क्यू सप्लाइड। तो अगर क्यू सप्लाइड को डिक्रीज हम करेंगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी, इंप्रूव। और दूसरा एक फार्मूला क्या जानते थे हम लोग, ये अगर निकालते थे तो टी मीन रिजेक्शन अपॉन टी मीन एडिशन, अगर इसको बढ़ाओगे तो इफिशियंसी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अपना जो फोकस रहने वाला है ना, जो अभी अपना फोकस रहने वाला है वो इस पे रहने वाला है कि क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करना है और टी मीन एडिशन को इंक्रीज करना है, टी मीन एडिशन को इंक्रीज करना है। लेकिन यार एक बात बताओ, टी मीन एडिशन को तो आपने इंक्रीज सुपरहीट में भी किया था, टी मीन एडिशन को आपने रीहीट सुपरहीट में भी किया था। आपने तो सुपरहीट में भी ये काम किया था कि आपने उस पे भी अगर आप बढ़ा रहे थे टी मीन एडिशन तो उसमें भी बढ़ रहा था, सुपरहीट में भी बढ़ रहा था। तो जो अपना बॉयलर है, देखो आप देखो जरा, जो अपना ये आप देखो, ये जो अपना बॉयलर है ना, ये था, और ये अपना बॉयलर की प्रोसेस होता था। क्या होता था बॉयलर का प्रोसेस? एक मिनट, ये ध्यान दो आप, ये टी होता था, ये एस होता था, और ये जो अपना प्रोसेस होता था ये होता था। तो हम लोग क्या सुपरहीट में भी क्या करते थे यार, ये यहां पे कुछ होता था सुपरहीट में और यहां से इसको इंक्रीज कर देते थे, यही तो टी मीन एडिशन इस यहां से भी बढ़ता था। लेकिन एक बात बताओ, जब सुपरहीट करते थे, ध्यान से सुनना जरा, बातों को समझना है बस आपको। जब आप सुपरहीट करते थे तो ये प्रोसेस मान लो पहले था T1, यहां पे होने के बाद ये T2 हो जाता था। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर आप ये सुपर हीट कर रहे थे तो यहां पे तो क्यू सप्लाइड इंक्रीज हो जा रहा है ना। जरा देखो, जरा ध्यान से देखो कि जब हम सुपर हीट कर रहे थे तो अपना जो ये टेम्परेचर है, पहले मान लो यहां था, पहले जब सुपर हीट किया तो यहां गया, तो जब हीट सप्लाइड हो गई वो बढ़ गया ना। लेकिन अपना रीजनरेशन में एम क्या है? रीजनरेशन में एम क्या है? रीजनरेशन में एम ये है कि हमको क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करना है और टी मीन एडिशन को इंक्रीज करना है। समझना मेरी बात को, क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करना है। कैसे क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करोगे आप? कैसे करोगे आप? तो एक बात बताओ यार, ये जो एंट्री पॉइंट यहां जो ये है, जरा सुनना, ये जो बॉयलर में एंट्री पॉइंट है, अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, जो एंट्री पॉइंट है बॉयलर में, जरा ध्यान से सुनना, जो एंट्री पॉइंट बॉयलर का है, अगर इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, यहां कर दें, तो मीन एडिशन टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, TMA बढ़ जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं, कि अगर इस पॉइंट को हम बढ़ा दें, जो बॉयलर पे वाटर जा रहा है, बॉयलर में वाटर कौन सा जाता था? फीड वाटर।
हमने बॉयलर में भी पढ़ा था। तो अगर ये जो बॉयलर के इनलेट पॉइंट है, अगर उसके एंट्री पॉइंट को जो फीड वाटर का टेम्परेचर हम बढ़ा दें, तो हमारी दोनों यार देखो पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो रही। क्या कंप्लीट हो रही? एक तो टी मीन एडिशन भी बढ़ जाएगा, टी मीन एडिशन भी बढ़ जाएगा, और क्यू सप्लाइड जो यहां से यहां हो रहा था, अब क्यू सप्लाइड यहां से यहां हो रहा है, यानी क्यू सप्लाइड डिक्रीज हो रहा है। तो मेन एम अपना यही है कि यार कि ये जो हमारा ये फीड वाटर है ना, यहां के टेम्परेचर को हम बढ़ा दे रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यार ये तो सुपर हीट में कर लिया था ना, कि यहां के टेम्परेचर को बढ़ा के टी मीन एडिशन बढ़ा लिया। जरा ध्यान से सुनना बात को। हमारा एम मैंने बताया है आपको कि जो हमारा एम है वो क्या है कि रीजनरेशन कर रहे हैं तो क्यू सप्लाइड को कम कर रहे हैं और टी मीन एडिशन को बढ़ा रहे हैं। सुपर हीट में क्यू सप्लाइड बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक काम हम ये करें कि जो हमारा ये फीड जहां बॉयलर पे एंट्री पॉइंट है, जो बॉयलर के एंट्री पॉइंट है जहां से फीड वाटर जा रहा है, वहां का टेम्परेचर अगर बढ़ा दे रहे हैं तो हमारी दोनों पॉसिबिलिटी पूरी हो रही है। क्यू सप्लाइड डिक्रीज हो रहा है, क्यू सप्लाइड यहां से यहां क्या हो जा रहा है? डिक्रीज। अगर ये 1 पॉइंट ले, ये 2 ले, और ये मान लो 2 डैश है, तो अगर 2 डैश से 2 जाएंगे, अगर 2 डैश से 2 जाएंगे तो क्यू सप्लाइड यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझने वाली बातें हैं ये। और जो टी मीन एडिशन अब यहां से यहां है, तो टी मीन एडिशन भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपना एम क्या है कि जो फीड वाटर बॉयलर पे एंट्री करा रहे हैं उनको इंक्रीज करना है। ये मेन एम है। बस ये इतना इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ इसलिए इतना इस बात को समझा रहा हूं कि आप ये कहते थे सर ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रहे? ऐसा तो हम लोगों ने सुपर हीट में कर लिया है ना। ऐसा हम लोगों ने क्या किया? सुपर हीट में कर लिया। सुपर हीट में ये काम कर चुके हैं हम लोग, और उससे क्या हो रहा है कि क्यू सप्लाइड भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमको क्यू सप्लाइड को क्या करना है? डिक्रीज करना है। क्यू सप्लाइड को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? जो बॉयलर पे एंट्री हो रही है ना, ये इसके टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ाएंगे? वो बढ़ाएंगे किस तरीके से कि जो हमारा ये जो वेस्ट हीट आ रही है ना, कंडेंसर से जो लिक्विड निकल रहा है, उसको यूटिलाइज करके इसके यहां के टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम आइडियल रीजनरेटिव की बात करें, आइडियल रीजनरेटिव में अगर हम बात करें कि जो आइडियल रीजनरेटिव सोचा गया था कि यार ऐसे कर लेते, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट हमको ना लगाना पड़े, कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट हमको ना लगाना पड़े। अगर ये बात अगर हम कर लेते हैं, जरा सुनो जरा, तो क्या था? अगर एक्स्ट्रा कंपोनेंट नहीं लगाना पड़ेगा आपको, जरा देखो क्या है, क्या होता था यार? यहां ये होता था अपना बॉयलर, ये अपना क्या होता था? बॉयलर होता था। जरा ध्यान से सुनो। बॉयलर से निकलती थी स्टीम, वो जाती थी किस में? टरबाइन। वो किस में जाती थी? टरबाइन में जाती थी। और टरबाइन से निकल के किस में जाती थी? कंडेंसर। ये कंडेंसर था, अपना कंडेंसर था, ये अपना टरबाइन था, और ये अपना क्या था? बॉयलर। जरा ध्यान से बस सुनते जाना। अब वो क्या बोलना है कि ये जो कंडेंसर से लिक्विड निकल रहा है ना, ये कंडेंसर से जो लिक्विड निकल रहा है उसको किस में भेज दो? टरबाइन में। उसको टरबाइन में भेज के निकाल के फिर उसको पंप लगा के फिर उसको बॉयलर में भेज दो। ये बोलना है आइडियल में ये बोला जा रहा है कि यार ऐसा हमको एक्स्ट्रा डिवाइस ना लगाना पड़े, कोई एक्स्ट्रा डिवाइस ना लगाना पड़े हीट करने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला आइडियल में कि यार क्या करते हैं, जो कंडेंसर से ये लिक्विड निकल रही है ना, उसको टरबाइन में भेज दो, और टरबाइन से यहां से हीट लेके फिर इसको पंप करके बॉयलर में भेज दो। एक बात बताओ, एक बात बताना, टरबाइन कौन सी डिवाइस है? टरबाइन तो वर्क देती है ना, टरबाइन से तो वर्क लेते हैं हम लोग, वर्क लेते हैं टरबाइन से, टरबाइन से तो वर्क लेते। हीट एक्सचेंजर का काम थोड़ी करता है टरबाइन। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टरबाइन हमारा वर्क देता है, हीट एक्सचेंजर नहीं है। इस चीज को आप समझो। हीट एक्सचेंजर जो है आपका थ्रू टरबाइन इज प्रैक्टिकली इनफीजिबल, है ही नहीं पॉसिबल यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्होंने ये बताया, आइडियल की बात कर रहे हैं कि यार जो हीट कंडेंसर से ये जो लिक्विड निकल रहा है उसको क्या करो, टरबाइन की हीट से हीट देके फिर उसको बॉयलर में डाल दो। अब यहां से क्या होता है कि ये जो
आपका बॉयलर पे टेम्परेचर जाता, वो बढ़ तो जाता, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब वहां पे एक डिवाइस का यूज हुआ, फीड वाटर हीटर, और उसको दो तरीके से करते हैं, एक ओपन फीड वाटर हीटर, एक क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं। तो आप इस चीज को समझो। अगर आपसे यह बोला जाए, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेता है कि रीजनरेशन आप पढ़ के आए हो, तो रीजनरेशन में आप पढ़ के जब आए हो तो वो बोल देंगे यार कि ये कंडेंसर से लिक्विड निकलता और जाके टरबाइन से यहां से हीट लेके फिर उसको बॉयलर में डाल देते। आइडियल तो यही सोचा गया था, लेकिन ये फीजिबल ही नहीं। आप कुछ सोचो ना कि जो टरबाइन होता है वो वर्क डन देता है, हीट एक्सचेंजर प्रोसेस नहीं है, वो वहां पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को समझो आप, वो चीज यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ओपन फीड वाटर हीटर या फीड वाटर हीटर की यूज जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि जो ये काम ये करा रहे तो वो फीजिबल ही नहीं है, वो करा ही नहीं सकते, क्योंकि यार जो टरबाइन हमारा है ना वो हीट एक्सचेंजर नहीं है। अब हम बात करते हैं फीड वाटर हीटर की, कि फीड वाटर हीटर से कैसे यूटिलाइज कर लेते हैं इस चीज को। तो जहां तक अभी तक मैंने आपको 2-3 बातें ही बताई हैं, वो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। कभी इंटरव्यू में अगर ये पूछे कि यार सोचा तो ये गया था, तो ऐसा क्यों नहीं किए, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि सर टरबाइन हमारा हीट एक्सचेंजर नहीं है, हमारा वर्क डन देता है, वो फीजिबल ही नहीं है, तो ये तो फेल हो गया, ये नहीं यूटिलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि जो अपना ओपन फीड वाटर हीटर लगाएंगे, ओपन फीड वाटर हीटर, आप समझ रहे हो इस बात को, वहां पे क्या लगाएंगे, ओपन फीड वाटर हीटर। अब ओपन फीड वाटर हीटर में क्या करेंगे, जरा सुनना, ध्यान से सुनना। ओपन फीड वाटर हीटर में क्या करेंगे, ये जो बॉयलर से क्या निकलती है, बॉयलर से यार हमारी स्टीम निकलती है, जरा ध्यान से सुनना। यहां से स्टीम निकली, अब बॉयलर से जो स्टीम निकली यहां पे, यहां टरबाइन में गई, तो टरबाइन में यहां से इसको फुली, टरबाइन क्या करता है, एक्सपैंड करता है, स्टीम को क्या करता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करेगा, प्रेशर लो प्रेशर पे ले जाएगा। तो ये जो स्टीम हमारी यहां टरबाइन में आई ना, जरा ध्यान से सुनना, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, कितनी बातें ध्यान रखनी वो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां पे फोकस कर लो कि ये जो स्टीम यहां से बॉयलर से आई ना, वो जो टरबाइन में गई, उसको पूरा एक्सपेंशन करने के बजाय उसमें से थोड़ी सी हीट यहां पे निकाल ली, थोड़ी सी हीट यहां पे क्या कर लिया, निकाल लिया गया। सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से। ये जो ओपन फीड वाटर हीटर है, इसका यूटिलाइज क्या है कि जो स्टीम बॉयलर हमारा क्या करता है, हाई प्रेशर हाई स्टीम देता है। हाई प्रेशर हाई स्टीम जब टरबाइन की शाफ्ट पे लगी, रोटर के ब्लेडों पे जाती है ना, वहां पे एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। तो फुली एक्सपेंशन होने के लिए यहां पे प्रेशर तो थोड़ा सा डाउन किया, यहां पे थोड़ा सा तो एक्सपेंशन हुआ। जब थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ, स्टेजेस में होती हैं, आप जानते हो वहां पे स्टेजेस में होती है एक्सपेंशन, तो जो थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ ना, वहां से ये थोड़ी सी हीट निकाल ली है ये, और जो बची हुई हीट है ना, जो बची हुई हीट है उसको फुली एक्सपेंड करने दिया हमने। ये चीज आपको एकदम समझ में आनी चाहिए कि बॉयलर में हाई प्रेशर हाई स्टीम बनती है, अब उसको क्या करते हैं, टरबाइन में डालते हैं, टरबाइन में क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। तो टरबाइन में जो ये कुछ यहां की जो स्टीम है ना, उसको फुली एक्सपेंशन होने से पहले कुछ हीट को निकाल लिया गया, यहां से कुछ हीट को निकाल लिया, उसको डाला ओपन फीड वाटर में, और यहां से जो आपकी जो और निकला, क्या निकला, जो बची हुई एक्सपेंशन के बाद निकला स्टीम, जो यहां पे एक्सपेंशन के बाद निकला, उसको भेजा कंडेंसर में। अब कंडेंसर में के बाद यहां से क्या निकला, लिक्विड। कंडेंसर में क्या निकला, यहां से लिक्विड। एक बात बताओ हमको, तो यार यहां के जो एंट्री पॉइंट है उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। ध्यान से सुनना बात को, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, और चीजें आपको ध्यान रहेंगी, बस पॉइंट टू पॉइंट बस समझते जाओ। एग्जाम में क्या आएगा यार, वो तो है ही है, वो तो मैं बताऊंगा, जितनी चीजें मैं बताऊंगा उतनी चीजें आप ध्यान रख लोगे, हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपका मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि यार हमको यहां के टेम्परेचर को बढ़ाना था, तो यहां के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यहां से स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया,
और इस स्टीम को जो निकाला हमने और फिर यहां से जो लिक्विड किया, एक बात बताओ अब हमको, एक बात बताओ, जो स्टीम आपने यहां से ये निकाली हुई है एक्सपेंशन के बाद, थोड़ा एक्सपेंशन के बाद, वो तो यार क्या रहेगा, वो लो प्रेशर पे रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है तो प्रेशर पे लो पे रहेगा। लेकिन जो यहां से स्टीम ये लिक्विड बनी है, ये लिक्विड, ये तो प्रेशर इसका तो बहुत ज्यादा डाउन रहेगा। इस चीज को समझो, क्योंकि यहां फुली एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पे फुली एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो इसका प्रेशर है, जो यहां से निकली है, कंडेंसर से निकला है लिक्विड, वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम रहेगा। तो और यहां पे जो मिक्सिंग कराएंगे डायरेक्ट, यहां पे मिक्सिंग हो रही है ना, यहां से जो लिक्विड आ रही, तो यार ये कैसे पॉसिबल है, ये तो लो प्रेशर है हाँ, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर इसका लो है। तो ये जो पंप लगाया गया है ना, ये जो पंप लगाया गया है, इस प्रेशर को बराबर करने के लिए लगाया गया, ताकि वहां पे मिक्सिंग हो सके। रीजन है, एक एक चीज का रीजन है कि यार यहां पे पंप क्यों लगाया गया, क्योंकि यार ये जो फुली एक्सपेंशन के बाद यहां पे जो प्रेशर आएगा लिक्विड का, वो यहां के जो स्टीम निकाले हैं वहां के प्रेशर से कम है। तो इस प्रेशर, यहां के प्रेशर को बराबर करने के लिए यहां पे क्या लगा दिया गया है, पंप। अब यहां का जब प्रेशर बराबर हुआ, फिर इसमें जाके डायरेक्ट मिक्सिंग हुई, और डायरेक्ट मिक्सिंग हुई, फिर यहां पे एक हाई प्रेशर पंप लगाते हैं, ये तो बॉयलर में करते ही हैं, हाई प्रेशर पंप लगाते हैं, और यहां का आप जो टेम्परेचर है, यानी यहां से एक जो वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन कर लिया हमने, यहां से हीट निकाल के इस जो लिक्विड यहां से निकल रही है कंडेंसर को, उनको पहले से ही हीट कर लिया। अब जब ये पहले से हीट कर लिया, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ गया तो पंप द्वारा इसको क्या कर देते हैं, बॉयलर में डाल देते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इतनी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, सिर्फ इतनी ही बातें मैंने बताई हैं अभी तक, इसीलिए रीजनरेटिव मैंने उस दिन जल्दी में नहीं खत्म किया, इतनी चीजें समझा नहीं पाता आपको। ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए कि यार ये पंप यहां क्यों लगाया, पंप 1 लो प्रेशर है, पंप 2 हाई प्रेशर है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जो ये आप यहां से निकाल रहे हो ना हीट, उसका चलो मानते हैं लो प्रेशर तो है, लेकिन ये एक्सपेंशन क्या है, पार्शियली हुआ है ना, यहां तो कम एक्सपेंशन हुआ है तभी निकाल लिए, फुली एक्सपेंशन से पहले ही यहां निकाल लिए। लेकिन जो ये कंडेंसर में गया है, वहां पे जो इसका प्रेशर है वो तो आफ्टर एक्सपेंशन गया है ना, फुली एक्सपेंशन के बाद गया है, तो उसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो जब मिक्सिंग करा रहे हैं तो इस प्रेशर को इसके प्रेशर के बराबर करने के लिए यहां पे हमने क्या लगाया है, पंप। ये लो प्रेशर पंप है और ये हाई प्रेशर पंप। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और मेरे को लगता है अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस इतनी चीज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझनी है, ठीक है। हमारा जो मेन पर्पज है, जो हमारा मेन पर्पज है, वो पर्पज ये है कि क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करना है। मतलब अब जो क्यू सप्लाइड पहले जाता था, जब यहां पे फीड वाटर का टेम्परेचर अब यहां से बढ़ा के भेज रहे हैं, तो क्यू सप्लाइड अपने आप डिक्रीज होगा यार। ये चीज यही तो बताया मैंने, यही तो मैं यहां पे समझा रहा था आपको कि अब जो जा रहा था, आप समझो इस बात को। अब अभी जो मैंने आपको समझाया है वहां पे कि पहले अब क्या हो रहा था यार, पहले आपका क्या हो रहा था, ये मान लो, और ये प्रोसेस है आपका ये। तो अभी जो पॉइंट था ये था, ठीक, जो अभी पॉइंट था वो ये था, ये पॉइंट था आपका। अब यहां पे क्या है, ये टेम्परेचर है मान लो T1 मान लेते हैं, और अब ये जो हो रहा है, जो अब ये किए हैं हम, जरा ध्यान से सुनना, ये ओपन फीड वाटर हीटर के बाद जो निकाले उसका टेम्परेचर तो ज्यादा आएगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा। तो उसका अगर टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो मान लो वो टेम्परेचर बढ़ के यहां हो गया T2। अगर ये टेम्परेचर आपका ज्यादा हो गया, यानी आपकी जो बॉयलर में आप भेज रहे हो ना, वो जो आपका फीड वाटर है पहले से ही हीट होके जा रहा, पहले से ही हीट होके जा रहा। अभी तक जो ओपन फीड वाटर था, लिक्विड कंडेंसर से निकलती थी, सीधे जाती थी बॉयलर में पंप के द्वारा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब उसको फीड वाटर हीटर से उस पानी को गर्म करके तब हम हाई प्रेशर पंप से उसको बॉयलर में डाल रहे हैं। तो यानी जो टेम्परेचर पहले था उससे कुछ टेम्परेचर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया, आप समझो इस बात को, टेम्परेचर जो बढ़ गया, और ये आपका कांस्टेंट है, ये जो यहाँ पे टेम्परेचर एग्जिट वाला बॉयलर का। तो एक बात बताओ, अब यहां पे जो अगर हम इस पॉइंट को 3 दे दें नाम, तो एक बात बताओ, पहले जो हीट थी
पहले जो हीट थी, अगर ये 1 पॉइंट दे दें और ये 2 पॉइंट दे दें, तो जो पहले क्यू सप्लाइड था वो कितना था, 1 से 3, यही तो था हीट सप्लाइड। लेकिन अब हीट सप्लाइड कितना हो रहा, ये बिफोर है, बिफोर। आफ्टर क्या हो जा रहा है, आफ्टर हो जा रहा है जो क्यू सप्लाइड आपका, वो कितना हो जा रहा है, प्रोसेस 2 से 3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो क्यू सप्लाइड है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यू सप्लाइड आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो मीन एडिशन टेम्परेचर है, मीन एडिशन टेम्परेचर हमको क्या चाहिए, इंक्रीज्ड चाहिए। वो कैसे होगा, अब ये देखो आप, यहां से अगर यहां 1 से 3 प्रोसेस था तो आपका टी मीन यहां कहीं लाई करेगा, लेकिन जब प्रोसेस आपका 2 से 3 हो गया तो मीन इससे तो यार ऊपर ही होगा। तो अपना यहां से एक और क्या निकल गया, टी मीन एडिशन आपका क्या हो गया, इंक्रीज। यही हमारा पर्पस था रीजनरेशन। पूरा प्रॉपर आपको समझाया है मैंने पूरा, ये क्यों हो रहा है, इस चीज को समझो। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फीजिबल ही नहीं है, इस चीज को तो आपको ध्यान ही नहीं रखना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है ये कि ये जो रीजनरेशन हम कर रहे हैं उसमें पर्पस हमारा क्या था, क्यू सप्लाइड को डिक्रीज करना और टी मीन एडिशन को इंक्रीज करना, और वो हमने कर लिया। यहां से ये बता दिया मैंने पूरा कैसे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा इसमें और अच्छे से बता दूं ताकि जब आप रिवीजन करो ना, आपको ध्यान होनी चाहिए यार, चीजें कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। एक बार और ध्यान से सुनो, जो स्टीम हाई, यहां पे जो स्टीम मिली हमको, हाई प्रेशर हाई और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे मिली, और यहां से जब ये गई ना स्टीम यहां पे एक्सट्रैक्ट किया, तो जो स्टीम यहां पे मिली हमको एक्सपेंशन के बाद मिली, तो ये लो प्रेशर पे मिला, ठीक, कोई बात नहीं। यहां पे जो निकली वो फुली एक्सपेंशन, ये पार्शियली एक्सपेंशन है, और यहां जो हुआ वो क्या है, फुली एक्सपेंशन, ये फुली एक्सपेंशन है। तो यहां का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ज्यादा कम होगा, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए यहां पे पंप लगाते हैं ताकि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम हो सके, तब डायरेक्ट मिक्सिंग हो पाएगी, अब एक बात बताओ, अब इसके थोड़ा सा एनालिसिस की बात हम कर लेते हैं कि यार इसमें और क्या किया जा सकता है। अब इसमें एक बात बताओ आप कि मान लो यहां से अब एक बात बताओ आप, चलो ये तो हो गया, आप तो समझ ही गए हो ये। अब थोड़ा एनालिसिस की बात करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़े से एनालिसिस की बात करते हैं, बस इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आता है, अब उस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है। एक बात बताओ जरा, देखो यहां से मान लो 1 अपना वो स्टीम गई यहां पे kg पर सेकेंड, और यहां से क्या हुआ, आपने y को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो यहां पे जो जाएगा वो क्या होगा, 1 माइनस वाई, सीधी सी बात। यहां से आपने 1 kg पर सेकेंड आपने मान लो स्टीम को भेजा, और यहां से हमने पार्शियली एक्सपेंड यानी फुली एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तब वहां से y kg पर सेकेंड यहां से हमने स्टीम निकाल ली, तो यहां जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई, ठीक। अब यहां से कंडेंसर में यार ये गया और यहां से 1 माइनस वाई जा रहा है, और यहां से आपका कितना आया, वाई, यहां से वाई है। अब यहां से जब 1 माइनस वाई आया और यहां से वाई आया, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा, 1, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 1 माइनस वाई आया और यहां से y आया, यहां पे मिक्स हुआ और मिक्स होके यहां पे क्या आ जाएगा, 1। फिर इसको पूरा यहां से कर ले जाते हैं। इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर हम टीएस डायग्राम में देखें, तो टीएस डायग्राम में अगर हम, आप बताओ यहां कितना आ रहा है, यहां तो 1 आ रहा था, यहां पे कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, यहां कितना चला गया y, तो यहां कितना बचा, 1 माइनस वाई, यही तो है। यहां से 1 आ रहा था, 1 गया, यहां से y एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, और y एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहां पे कितना बचा, 1 माइनस वाई, और फिर आपका यहां से 1 माइनस वाई और y जाके यहां पे क्या बना देगा, 1 बना देगा। 3 पॉइंट पे क्या बना देगा, 1 बना देगा। यहां से क्या जाएगा, 1 माइनस वाई। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा
और यही काम होता है हमारा रीजनरेशन का। रीजनरेशन का काम सिर्फ इतना ही है। अगर आप ओपन फीड हीटर की बात करें, हम यहां पे कभी कभी इस पे सीधे ऐसे ब्लॉक बना के दे देता है, तो यहां से यार वाई जा रहा है, ठीक, और यहां से एंट्री और काहे की हो रही, 1 माइनस वाई की, ये है। और यहां पे आपका जो एग्जिट पॉइंट है वो कितना है आपका 3, यहां कितना निकल रहा है 1। अगर मान लो यहां पे एंथैल्पी H6 है और यहां पे जो आपका 2 का है वो H2 है, ये तो आप जानते हो कि जो हमारा ये निकलेगा आपका, अगर हम H3 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, YH6 प्लस 1 माइनस YH2, यही तो होगा। ये कब लिखेंगे, जब ओपन फीड हीटर को ओपन FWH, अगर एनालिसिस की बात करेंगे ये लिखना आना चाहिए, ये जो एंट्री हो रही है और उसमें से जो एग्जिट हो रहा है। तो अगर S3 लिखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, H6 को ऐड करोगे मास के साथ और आपका यहां पे क्या हो जाएगा, H2 के साथ 1 माइनस YH2 करोगे, यहीं से यहां पे सेम होगा। इस चीज को यहां से भी निकाल सकते हो। तो ये एनालिसिस है आपका। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि रीजनरेशन में इफिशियंसी क्या होती है, तो रीजनरेशन इफिशियंसी इंक्रीज करती है। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, ये जो टरबाइन का वर्क है, वो क्या होता है। टरबाइन का वर्क आप देख रहे हो, मास आप यहां से निकाल ले रहे हो, कुछ हीट आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मास यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो W टरबाइन डिक्रीज कर जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में दे दिया तो गलत नहीं करना है आपको। तो रीजनरेशन का सिर्फ ये काम है कि जो हमारा हीट था ना, उसको ओपन फीड हीट वाटर से यूटिलाइज करके जो बॉयलर के एंट्री पॉइंट का टेम्परेचर उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाएंगे यार, आप देख ही रहो, यहां से जो लिक्विड निकला है, अभी तक जो हमारी रैंकाइन साइकिल में थी वो क्या होता था, कंडेंसर से जो लिक्विड निकलता था उसको पंप द्वारा सीधे हम भेज देते थे बॉयलर। अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब जो लिक्विड निकल रहा है ना, उसको वहां पे ओपन फीड वाटर हीटर लगा के उसके टेम्परेचर को बढ़ा के तब उसके बॉयलर पे हम भेज रहे हैं। ये लेमन टर्म में बता रहा हूं आपको, एकदम आपको चीजें समझ में आनी चाहिए यार, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा, बस यही, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका टरबाइन वर्क हो रहा है ना, वो रिड्यूस हो रहा है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एनालिसिस की करने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछता है कि रीजनरेशन से होता क्या है। जेई में सिर्फ इतना ही आता है। न्यूमेरिकल वो पूछता है आपके, चाहे गेट के एग्जाम हो चाहे एई के एग्जाम है, और इसी पे पूछता है, आपको बैलेंस करने को दे देगा और कुछ नहीं, पॉइंट एंथैल्पी दे देगा और कितनी यहां से वाई की वैल्यू दे देगा, फिर आपको पूछ लेगा यार कि जो एग्जिट पॉइंट है ओपन फीड हीटर के, वहां की एंथैल्पी बताओ, और कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ पूछेगा ही नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, बस ये आप कैसे निकाल लो ये चीज देखो, ये आपको जानने की जरूरत है। यहां से टरबाइन में 1 आ रहा है, तो यहां से जब आप y निकाल रहे हो तो ये 1 माइनस वाई। अब इसी को जाके आप यहां से एनालिसिस कर लो, यहां पे अगर y आ रहा, ये 1 माइनस वाई आ रहा, यहां पे निकाल लो S3 पॉइंट का, 2 से एंट्री कर रहा है और यहां 6 से एंट्री कर रहा है, तो यहां पे H3 आप निकाल सकते हो, वही निकाला है मैंने। भाई इतना काम करना है आपको। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जरा क्वेश्चन देखो क्या आता है। क्वेश्चन क्या आता है, जरा देखो क्या आया क्वेश्चन। रीजनरेटिव हीटिंग द थर्मल इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या होती है, ये तो सबको पता होता है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये आपको पहले से भी पता होता है कि रीजनरेटिव हम करते हैं तो हमारी इफिशियंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, खत्म, इंक्रीज करती है। कब आया है, 2 बार आ चुका है एसएससी जेईई में, ये सबको पता रहता है कि इफिशियंसी रीजनरेटिव, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रीजनरेटिव सिस्टम साइकिल रेंडर्स, किससे क्या संबंधित है, रीजनरेटिव से, इंक्रीज्ड वर्क आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ स्टीम। इसको ध्यान नहीं देते हैं लोग, इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे टरबाइन वर्क को दिखाया है। क्यों,
टरबाइन वर्क वहां डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यार आप जो टरबाइन वर्क में जा रहा हो उसमें मास एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, और टरबाइन जब भी लिखते हो ना, वर्क डन जब टरबाइन का आप लिखते हो मास इंटू एंथैल्पी लिखते हो, और मास जो पूरा जा रहा था उससे से कुछ मास निकाल लिया गया है, तो वहां पे जो आपका मास होगा ना, इंक्रीज्ड वर्क नहीं यार, ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डिक्रीज होगा। जरा ध्यान से फिर से एक बार समझ लो इस चीज को, क्योंकि ऑप्शन के साथ खेल देगा, अभी आया नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे नहीं क्वेश्चन पूछा है कि रीजनरेटिव में टरबाइन वर्क क्या होगा। ये आप चीज देखो, यहां पे मैंने स्टार पॉइंट लगा के इसको लिखा है कि यहां पे जो टरबाइन वर्क देता था पहले जो देता था टरबाइन वर्क, जो पहले देता था वो तो इंक्रीज करता था, लेकिन यहां पे जो मास एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो ना आप, यहां से मास एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, तो ये जो टरबाइन का जो वर्क डन होगा, वो मास फ्लो रेट की वजह से डिक्रीज कर जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मास फ्लो रेट है आपका वो डिक्रीज कर जाएगा। आगे देखो, और इस चीज को आपको ध्यान रखना, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। डिक्रीज्ड वर्क आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ स्टीम एज वेल एज इंक्रीज्ड थर्मल इफिशियंसी। एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो टरबाइन का वर्क डन है वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू मास फ्लो रेट, और इफिशियंसी तो अपनी इंक्रीज कर रही है। डिक्रीज थर्मल इफिशियंसी ये हो ही नहीं सकता, बस खत्म हो गया। ये कब आया? यहीं पे ये चीज आपको, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, इस पे बहुत ज्यादा अभी नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा जा सकता है इस लाइन पे। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेटिव आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो जो आपका थर्मल इफिशियंसी है ना, ओवरऑल इफिशियंसी आप फॉर्मूला लिख लो आज। ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है? एक तो आपकी कौन सी इफिशियंसी होती है? टरबाइन इफिशियंसी होती है, बॉयलर इफिशियंसी होती है, साइकिल इफिशियंसी होती है, और जनरेटर इफिशियंसी होती है। क्या होता है ये? बॉयलर, टरबाइन, साइकिल और जनरेटर। ये इफिशियंसी आपका ओवरऑल इफिशियंसी है थर्मल पावर प्लांट का। इस चीज को आपको ध्यान रखना। कौन सा ऑप्शन है? देखो ए। बस इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। इस चीज पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अभी तो यही आया है और ये आ चुका है, देखो 2017 में आया और एमपी सब इंजीनियर में आया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं? डेटा दे देंगे आपको, भले ये जनरेटर की ना दे, 3 की दे दे, बॉयलर और टरबाइन और साइकिल की दे दें, या बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर का दे दें। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपका इफिशियंसी जो है, ओवरऑल इफिशियंसी बॉयलर इफिशियंसी, टरबाइन इफिशियंसी, साइकिल इफिशियंसी और जनरेटर इफिशियंसी का मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसीलिए कुछ भी छोड़ा नहीं है यार, कुछ भी नहीं छोड़ा। जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रीजनरेटिव से बन सकते हैं वो सारे यहां पे किए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम ऑफ हीटिंग द फीड वाटर इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इसीलिए देखो कहीं आया नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम फॉर हीटिंग द फीड वाटर को क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस वहां से स्टीम निकाले थे हम टरबाइन से, और फीड वाटर हीटर जो लिक्विड जा रहा है उसको हीट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। ये याद रखना, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक है। स्टीम से जो हीट निकाल रहे थे, स्टीम से जो पार्शियली एक्सपेंशन पे हीट निकाल रहे थे, और यहां से जो कंडेंसर से लिक्विड जा रहा था, उस फीड वाटर के हीट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। खत्म। यहीं पे एक टर्म और आता है, डिएरेटर। डिएरेटर एक टर्म आता है। ये क्या होता है? डिएरेटर क्या होता है? ये ओपन फीड वाटर ही होता है एक तरीके से, ये ओपन फीड वाटर ही होता है डिएरेटर। ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, जो डिसॉल्व गैसेस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। जो हमारी डिसॉल्व गैसेस होती हैं जैसे O2 और CO2 लिक्विड में, उनको रिड्यूस करने का काम हमारा डिएरेटर करता है। क्या करता है डिएरेटर? हमारा जो ओपन फीड वाटर हीटर है, और ये क्या करता है?
जो लिक्विड में डिसॉल्व गैसेस होती हैं ना, उनको रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये टर्म और ये टर्म, इसको आप ध्यान रखो, ये होता है रिड्यूसेस डिसॉल्व्ड गैसेस, जो आपका O2 एंड CO2 होता है, इनको रिड्यूस करने का काम डीएरेटर करता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि डीएरेटर का काम क्या होता है। डीएरेटर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो लिक्विड में आपके डिसॉल्व गैसेस है, जो डिसॉल्व गैसेस है O2 और CO2, उनको रिड्यूस करने का काम आपका क्या करता है, ये आपका डीएरेटर करता है। तो आप ब्लीडिंग समझ गए, ब्लीडिंग की प्रक्रिया ये है। और एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें ये है डीएरेटर, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इससे और इसमें अभी कुछ नहीं पूछा गया, और यही बार बार पूछेगा। ज्यादा पूछेगा तो डीएरेटर पूछ लेगा, नहीं ब्लीडिंग पूछेगा। तो ये दोनों चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। फिर से बता दे रहा हूं कि जो हीट आप स्टीम निकालते हो ना वहां से टरबाइन से, और फीड वाटर हीटर को यहां पे हीट करते हो, वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ब्लीडिंग कहलाती है। और डीएरेटर का काम क्या होता है, ये फीड वाटर का ही एक टाइप है, फीड वाटर का ही एक टाइप है। और ये क्या करता है, लिक्विड में जो डिसॉल्व गैसेस होती हैं O2 CO2 को, उनको रिड्यूस करने का काम डीएरेटर का करता है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट यही रिड्यूस द डिसॉल्व गैसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको आप ध्यान होना चाहिए कि डीएरेटर है क्या, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा है। अब देखो, इन अ रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल द स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन इज यूज्ड। अब ये बताओ, आप जो स्टीम आप निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या, द स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन, उसको किसके लिए यूज कर रहे हो, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। लेकिन वो जो अब इसमें ऑप्शन देखो, प्रीहीट द कंबशन एयर, प्रीहीट द फ्यूल, प्रीहीट द बॉयलर फीड वाटर, रीहीट द स्टीम, एब्सोल्युटली करेक्ट सी। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। ये जो लास्ट क्वेश्चन था यही है, ब्लीडिंग। ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये प्रीहीट द बॉयलर फीड वाटर। अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो रीजनरेटिव में इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। पूछा क्या जा सकता है, जो आपका रीजनरेटिव जहां पे फीड वाटर पे एनर्जी बैलेंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा है, एनर्जी बैलेंस पे। एनर्जी बैलेंस पे आपका जो ये है, एनर्जी बैलेंस पे आपका जो ये है ना, एनर्जी बैलेंस पे आपका जो ये है, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एंथैल्पी 0.6 का दे देगा, एंथैल्पी 0.2 का दे देगा, और आपको H3 यानी मिक्स पॉइंट जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, मिक्स हो रहा है, वहां का एंथैल्पी आपसे पूछा जा सकता है। जेई में भी इस पे क्वेश्चन दिया नहीं है, दे सकता है, तो आपको ये पता होगा। और ये एनर्जी बैलेंस है यार, इनपुट और आउटपुट। इनलेट क्या है, यहां से आ रही है 2 पॉइंट से, ये आ रही है, और ये आउटपुट है। दो इक्वेशन। और एक यहां पे कभी कभी मास का भी बन सकता है, अगर मास में दे रखा है तो मास भी हो सकता है कि ये जो आपका M6 और M2 है ना, वो मास M3 के बराबर होगा। एक इक्वेशन ये भी है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और एनर्जी बैलेंस तो आप जा ही रहे हो यार, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, यानी इनका समेशन करके आउटपुट के बराबर करना है। इसमें कोई नई चीज थोड़ी है, ये आप जानते हो पहले से ही। तो क्वेश्चन अब जो बचा हुआ है ना, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बचा हुआ है, ये अभी नहीं पूछे हैं, तो ये कभी पूछा जा सकता है कि यार S6 की वैल्यू दे दिया, S2 की वैल्यू दे दिया और आउटपुट की वैल्यू निकाल दी। तो आज आपका प्रॉपर तरीके से स्टीम पावर प्लांट खत्म हो गया। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था, पूरा रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आपको ये मैंने ये भी बताई थी कि रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए कि रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 35 से 45 रेंज। ये डेटा याद नहीं रहता, आपको याद करना चाहिए। इस पर मैंने क्वेश्चन करा चुका है कि 35 से 45% होता है रैंकाइन साइकिल में। यार हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी थी यहाँ से, हमने हर प्रोसेस का वर्क डन निकाला था, टरबाइन का चाहे वर्क डन हो, चाहे आपका पंप का वर्क डन हो, हीट सप्लाइड निकाला था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं यार आज फटाफट, इसीलिए मैंने उस स्लाइड में ऐड कर रखा है। हम लोगों ने पहले ये रैंकाइन साइकिल, पूरी रैंकाइन साइकिल को एक बार रिवीजन करा रहा हूं विद इन अ सेकेंड में, तुरंत आप ध्यान बस बने रहना। क्या है रैंकाइन साइकिल में, क्या हम लोगों ने किया था कि रैंकाइन साइकिल में वर्क आउटपुट टरबाइन का निकाला था हम लोगों ने।
वर्क आउटपुट टरबाइन का निकाला था, वर्क आउटपुट पंप का निकाला था, क्यू सप्लाइड निकाला था और क्यू रिजेक्शन निकाला था। और एंथैल्पी अगर दे रखी है तो वहां से बहुत आसानी से हम लोगों ने यह चीज निकाल लिया था। ये बार बार रिवीजन में करा रहा हूं, क्यू सप्लाइड और क्यू रिजेक्शन। तो अगर हम वर्क टरबाइन का लिखना चाहें तो H3 माइनस क्या H4 होगा। क्यू रिजेक्शन लिखना चाहें, क्यू रिजेक्शन में H4 माइनस H1 होगा। और अगर हम बॉयलर लिखना चाहें क्यू सप्लाइड, तो क्यू सप्लाइड में हम क्या लिख सकते हैं, H3 माइनस H2 होगा। और वर्क डन पंप का लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 होगा। ये वर्क डन है। फिर हम लोगों ने इस पे क्या बात किया था यार, हम लोगों ने इस पे बात किया था कि आपका वर्क रेशियो क्या होता था। तो हम लोगों ने वर्क रेशियो जो निकाला था, वर्क रेशियो वो क्या निकाला था, टोटल वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, ये निकाला था। और टोटल वर्क क्या होता था, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। अब इसको जब सिंगल किया था तो ये जो पंप वर्क अपॉन टरबाइन वर्क था, इस चीज को हम क्या बोलते थे, बैक वर्क रेशियो। ये होता था बैक वर्क रेशियो। यहां तक चीजें समझ। एफिशिएंसी हम लोगों ने क्या लिखा था, एफिशिएंसी हम लोगों ने लिखा था यार, टोटल वर्क डन जो है पंप अपॉन क्यू सप्लाइड, ये हमारा। और इसी को फिर हम लोगों ने एफिशिएंसी इस टर्म में भी लिखा था, MR अपॉन MA, ये हुआ था। ये पूरा इसमें किया था हम लोगों ने। और इसी में हम लोगों ने याद किया था कि रैंकाइन साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो 35 से 45% होती है। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि मेथड ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी। मेथड ऑफ परफॉर्मेंस में क्या किया था कि अगर हम ये प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, कंडेंसर प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो टरबाइन वर्क बढ़ रहा है, पंप वर्क आपका बढ़ रहा है, टोटल वर्क आपका बढ़ रहा है। हीट सप्लाइड आपकी क्या हो रही है, हीट सप्लाइड भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इफिशियंसी आपका बढ़ रहा है, TMA आपका क्या हो रहा है, TMA आपका बढ़ रहा है। और क्यू रिजेक्शन की बात की थी, वो मे इंक्रीज मे डिक्रीज कांस्टेंट। पूरा रिवीजन कराए दे रहा हूं आपको मैं, प्रॉपर तरीके से आपको वो रिवीजन करा रहा हूं। फिर आपने बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज किया था। जब बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज किया था तो क्या क्या हुआ था यार, बॉयलर प्रेशर हमारा पहले क्या था, बॉयलर प्रेशर में जब इंक्रीज किया था आपने तो वर्क डन हमारा क्या होता था, बढ़ता था। हाँ यहां पे। और हमारा जो क्यू सप्लाइड हुआ था, ये देखो क्यू सप्लाइड पहले हमारा ये था और फिर ये हो गया, क्यू सप्लाई डिक्रीज करता था, बॉयलर प्रेशर में पड़ा था, टरबाइन वर्क बढ़ता था, टोटल वर्क बढ़ता था, क्यू रिजेक्शन हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बॉयलर प्रेशर में पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने क्या किया था, सुपर। और एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट थी कि जो मेन अपना एम होता है इसमें, ये जो आप कंडेंसर प्रेशर की बात कर रहे थे ना, इसमें क्या होता था, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है एक्स, वो क्या होता था, वो डिक्रीज होता था। और ये हमारा बैड था कि ये नहीं चाहते थे। और इस चीज को हम लोगों ने कंप्लीट कैसे किया था, सुपर हीटिंग में। सुपर हीटिंग में क्या किया था कि जो मॉइस्चर को है उसको कम करते थे। तो हम लोगों ने सारा किया हुआ है ये। अगर आपने ये नहीं देखा, ये प्रॉपर तरीके से पूरा डिस्कस किया है हमने पिछली क्लास में। तो आज आपका स्टीम पावर प्लांट पूरा फिनिश हो गया एकदम पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया, बॉयलर खत्म कर लिया, स्टीम नोजल खत्म कर लिया, स्टीम टरबाइन खत्म कर लिया, और फिर आज स्टीम पावर प्लांट पूरा फिनिश हुआ प्रॉपर तरीके से। जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन यहां पे कराए हैं मैंने। ये देखने में 27 या 28 क्वेश्चन है, इसका डबल कर लो आप, क्योंकि एक एक ऑप्शन को आपको बताया है। और अब पूरी तरीके से आप लग जाओ, क्योंकि SSC JEE का एग्जाम बहुत पास है, सीट कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैकेनिकल की सीट कम है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो 100 में 80 क्वेश्चन टेक्निकल करके आएगा, रीजनिंग में 50 में 40 के ऊपर करके आएगा, GS में 50 में 22 से 25 क्वेश्चन सही करके आएगा, मैकेनिकल में सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। इस चीज को आप दिमाग में रख लो, क्योंकि सीट बहुत कम है। और टेक्निकल में आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट दो, आप टेस्ट दो।
आपका एसएससी जेई का टेस्ट चल रहा है, आपका अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट इसरो का एग्जाम आने वाला है, उसका पूरा कंप्लीट जो ऐड हुआ है लाइट पार्ट, उसके भी क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो एसएससी जेई पे आप फोकस करो, और मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं मैकेनिकल का, एक भी यार टाइप छोड़ूंगा नहीं। आप टेस्ट दो, अपने आप को एनालाइज करो कि आप हो कहां अभी पे, आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और टेस्ट देने का एसएससी जेई में खेल सिर्फ इतना होता है ना यार, और आपको सही ट्रैक पे टेस्ट देना है, जो ट्रैक आ रहा है। फ्लूइड में 30 से 32 क्वेश्चन आ रहा है, और आप ये देखोगे ना जो एसएससी जेई का है टेस्ट हमारा, आप मॉक फ्री दे रखा है, आप जाके देखो वहां पे, वहां भी इस तरीके से पूरे तरीके का सोल्यूशन भी इस तरीके से लिखा है ना कि नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, उनके की पॉइंट लिखे हुए, उसी की पॉइंट से एग्जाम में आ जाएगा आपका। फ्लूइड आपका 30 से 32 क्वेश्चन आता है, इस तरीके का पेपर पूरा बना है, कोई लेवल टफ नहीं है। जिस तरीके का एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया है ना, उसी तरीके का पेपर है। फ्री मॉक दे रखा है, आप जाके मॉक लगा सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि आपकी पोजीशन अभी क्या है। उसके बाद आप टेस्ट दो, और फुल लेंथ टेस्ट दो यार, क्योंकि आप ये जानते हो कि इसमें अपने जो मैकेनिकल की बात है उसमें फ्लूइड, पावर प्लांट, थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन से ज्यादा आ रहा है, प्रोडक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, मटेरियल साइंस तो कभी कभी आता ही नहीं है, सोम 2 क्वेश्चन, टोम 2-3 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 क्वेश्चन, पूरा उसी पे बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज बना हुआ है। तो आप फ्री मॉक जो दे रखा है आप लगाओ। रीजनिंग के लिए भी मैंने आपको बताया कि जो ये प्रैक्टिस मॉक पे हर एक टॉपिक के डिफरेंट टेस्ट सीरीज हैं। जैसे आपको सिलॉग नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री दे रखा है ना आपके लिए। नंबर सीरीज में टाइम ज्यादा लगता है, उनकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप जाओ नंबर सीरीज वहां से लगा लो, खूब ढेर सारे क्वेश्चन। जो टॉपिक आपका वीक है ना, वहां से जाके आप टेस्ट दे सकते हो। प्रैक्टिस मॉक में बिल्कुल फ्री दे रखा है। जीएस का भी ऐसे ही है, जीएस को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और टेक्निकल आपको अपने माइंड में ये मैं आपको रियलिटी बताता हूं यार। कोई आपको बोल रहा है 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन कर लो आपका हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। आपको 80 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, 80 क्वेश्चन। और उधर रीजनिंग की आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि 40 से 45 क्वेश्चन के पीछे आपका सही होना चाहिए। और ये होगा सिर्फ टेस्ट देके, वो आप डिसाइड करोगे आपकी स्पीड क्या है। मैं तो यहां पे पीवाईक्यू करा रहा हूं, पीवाईक्यू से जितने रिलेटिव क्वेश्चन वो हो सकता है, लेकिन एनालिसिस आप टेस्ट के द्वारा ही कर सकते हो, इसीलिए टेस्ट बना है। अगर आप 5 से 7 से 10 से टेस्ट कम देके जा रहे हो, वहां 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। जो नए लोग हैं उनको भी मैं बता रहा हूं कि आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 200 क्वेश्चन वहां पे समय यूं निकलता है। किसी क्वेश्चन में आप स्टक कर गए, निकल जाएगा समय। तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप डिसाइड करोगे टेस्ट देके, कि आपको पहले टेक्निकल लेना है, पहले टेक्निकल आपको करना है, पहले आपको रीजनिंग करना है, पहले जीएस करना है। वो आप टेस्ट दोगे, आपकी स्पीड जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी होगी वो आप लोगे। वहां पे स्ट्रेटेजी अपने से बनाई जाती है यार, स्ट्रेटेजी अपने से बनाई जाती है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। हम एक आपको तरीका बता सकते हैं, उस तरीकों को फॉलो कर सकते हो आप टेस्ट देके, कि यार टेस्ट में वो तरीका मैंने अपनाया, इससे नहीं हो रहा है तो आप अपना तरीका अपनाइए कि यार हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, हम कैसे 200 क्वेश्चन 120 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग अब की बार ज्यादा है 1/3। ये बार बार आपको मैं याद दिलाता रहूंगा, तुक्का नहीं मारना, जितने क्वेश्चन करना सॉलिड करना, और 80 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। लग जाओ, अभी अक्टूबर में एग्जाम है, बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है, और कर लोगे आप, ये भरोसा है मेरे को। लग गए तो हो जाएगा यार। अपने बीटेक वाले हैं, अगर हम लोग सेमेस्टर ऐसे एग्जाम निकालते जो एक दिन में पढ़ के निकालते हैं, तो जो एग्जाम से पहले आप पढ़ते हो ना, उस तरीके की पढ़ाई आप 2 महीने कर लो। जैसे सेमेस्टर एग्जाम देने जाते थे ना, और एक दिन पहले आप पढ़ते थे 12-12 घंटा पूरा पढ़ने के लिए, अगर ऐसे आपने 2 महीने पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एसएससी जेई नहीं, कोई भी एग्जाम। इंजीनियर हैं यार अपने, जब सेमेस्टर में एक दिन पहले पढ़ के आप परसेंटेज ला सकते हो, तो यहां सिर्फ आपको 2 महीने ऐसे पढ़ना है। सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सिर्फ एग्जाम में लग जाओ और विन करेंगे यार। एग्जाम सिलेक्शन लेके रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।